सभा की उपस्थिति को अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रणाम करते हुए आज मैं सदन में रखे गए विषय के पक्ष में अपने विचार लेकर उपस्थित हूं। महोदय, सर्वप्रथम सदन को समझना होगा कि आज का विषय ये नहीं कहता कि मानवाधिकारों का एकमात्र गारंटर कोई राष्ट्र या राज्य है, किंतु ये कहता है कि इस प्रक्रिया में जितने भी पक्ष सम्मिलित हैं उनमें से सर्वोत्तम भूमिका कोई राज्य निभा सकता है। महोदय, इसके संदर्भ में आज सदन में मैं 3 तर्क रखने जा रही हूं। महोदय, सबसे पहला तर्क बताता है कि कैसे मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्र राज्य सर्वोत्तम है, दूसरा बताता है कैसे अप्रत्यक्ष रूप से, और तीसरा बताता है कैसे प्रत्यक्ष रूप से एक राष्ट्र नागरिकों की मानवाधिकारों का गारंटर बन जाता है। महोदय, सबसे पहले बात करना चाहूंगी बड़े बड़े घोषणा पत्रों में दिए हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मानवाधिकार की, जिसे किताबों से उठाकर असल मायनों में राज्य तक लेकर आते हैं राष्ट्र और राज्य जिन्हें की जनता का साथ मिला होता है। उदाहरण देना चाहूंगी संयुक्त राज्य अमेरिका का। वर्ष 1957 में जब रॉथ बनाम अमेरिकी राज्य का निर्णय आया था तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, किंतु तब तक जब तक आप अश्लील भाषा का प्रयोग न करें। महोदय, एक न्यायालय का ये एक निर्णय वहां की जनता के लिए कानून बन जाता है, उनके मानवाधिकार की परिभाषा बन जाता है। क्यों? क्योंकि यही जनता निर्माण करती है चुनकर उस राज्य का, उसकी सरकार का और उसके द्वारा स्थापित संस्थाओं का जिसमें उसे विश्वास होता है। महोदय, बात करना चाहूंगी कैसे अप्रत्यक्ष रूप से एक राष्ट्र मानवाधिकारों की गारंटी लेता है। सार्वभौमिक रूप से हम सभी को मानवाधिकार मिले हुए हैं, किंतु किसी समुदाय विशेष के संघर्ष कैसे हैं, उन्हें दिक्कतें कैसी हैं, यह बात कोई राष्ट्र या राज्य ही समझ सकता है। महोदय, समानता के जो स्तर यूरोपीय महिलाओं के पास हैं वो इस्लामिक राष्ट्रों में नहीं है। स्वतंत्रता का जो अधिकार भारत के लोगों के पास है वो कोरिया में नहीं है, और भोजन और पोषण का जो स्तर ऑस्ट्रेलिया में है वो यमन या सीरिया में नहीं है। ऐसी स्थिति में इन राज्यों के किसी भी व्यक्ति को जब अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से भी सहायता चाहिए होती है तो स्वयं असक्षम होते हुए भी इनके राष्ट्र इन्हें मदद करते हैं, एक राजनीतिक पहचान देते हुए, जिसके द्वारा ये कहलाए जाते हैं नागरिक किसी राज्य के, और बाकी शक्तियां इनकी मदद करती हैं। स्वयं असक्षम होते हुए भी इनका राष्ट्र इनके मानवाधिकारों का गारंटर बन जाता है। महोदय, कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो लोग राज्य विहीन हो जाते हैं, शरणार्थी हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, किताबों पे तो उनके अधिकार वैसे ही रहते हैं, किंतु असल मायनों में वो मानवाधिकार विहीन भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके शिक्षा के अधिकार के लिए कोई विद्यालय नहीं बनाता, उनके निष्पक्ष न्याय के लिए कोई अदालत नहीं बिठाता, कोई नहीं लेता उनके मानवाधिकारों की गारंटी, और ऐसे मामले में कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी उनके उत्थान के लिए सामने नहीं आता। उदाहरण हम कई शरणार्थियों के मामलों से ले सकते हैं। महोदय, बात करूं कैसे प्रत्यक्ष रूप से एक राष्ट्र मानवाधिकारों की गारंटी लेता है, तो इस बारे में बात करते हुए मैं बात करूंगी कि एक डरा सहमा लेखक जिसे अपनी बात खुलकर रखनी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, उसे वो मानवाधिकार प्राप्त होता है जब उसका राष्ट्र गारंटी लेता है कि तुम कुछ भी कहोगे यदि कानून के दायरे में, तो तुम्हारी शारीरिक सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूं। किसी व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय का अधिकार तब प्राप्त होता है जब निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना उसका राज्य करता है। जांच एजेंसियां किसी का शोषण ना करें, इसका अधिकार तब प्राप्त होता है जब निष्पक्ष जांच एजेंसियों की स्थापना उनका राष्ट्र करता है। महोदय, इन संरचनाओं के बिना, राज्य की भूमिका के बिना ये मानवाधिकार बस किताबी दावे रह जाते हैं, जिसका उदाहरण हम अफगानिस्तान और सीरिया के रूप में ले सकते हैं, जहां राज्य विफल हो जाते हैं अपने नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए। अंत में बस ये कहूंगी कि मानवाधिकारों के इस लंबे सफर में जो हमें लोगों को देने हैं, जिनकी सुरक्षा करनी है, हमारे कई साथी हो सकते हैं, हमारी मदद के लिए कई पक्ष सामने हो सकते हैं, लेकिन राज्य की सर्वोच्च भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा बस हम ही से निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।